जुआ आमिष मदिरादारी, आंखें तक चोरी पर नारी, यही सात व्यसन तुदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। दरिद्र सातों व्यसन दुराचार दुखदान, भावित अंतर कल्पना वृषा मोह परिणाम। मोक्षार्थियों, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने के लिए उपाय, एकमात्र उपाय, अपने आप को परिपूर्ण अनुभवना। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर भी मुझ में कुछ गंध नहीं। ऐसे निष्प्रही, ऐसे निराकांक्षी और निर्मोही जनों के ही महान संपन्नता पर्याय में प्रकट होती है। इसीलिए हम देखते चक्रवर्ती पद, अर्ध चक्रवर्ती पद, बड़ी बड़ी रिद्धियां, तीर्थंकर पद, जितनी भी सर्व बहुमूल्य संपत्तिवान जीव है, ये सब सम्यक्त के ही फल में प्रकट होते हैं। मैंने कहा था बाहर की लाइट बंद हो जाए, आप समझे नहीं मेरी बात को। और करोड़पति से, अरबपति से क्षणार्ध में यदि आपको करोड़पति होना है तो उसका एक ही कारण है, बताइए जरा कोई मुझे। जुआ। कितनी बड़ी से बड़ी चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, ऐसा कभी नहीं पाएंगे आप कि करोड़ अरबपति एकदम रास्ते पर आ गया। ऐसा नहीं होता कभी भी, लेकिन जुए के कारण ऐसा हो सकता है। टुडे लेट आई साइट यू some examples which we see around us. 1950s में एक एक्टर हुए, फिल्म इंडस्ट्री ने नया नया कदम रखा था अपना, थोड़ा ही टाइम हो चुका था, और उस जमाने में बड़े बड़े स्टार्स फिल्म इंडस्ट्री को चमका रहे थे। देवानंद है, दिलीप कुमार एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी समय के एक एक्टर है भारत भूषण, आई थिंक ही वॉज गुप्ता। ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट फिल्म एक्टर ऑफ बॉलीवुड। उसके करीबन 15-20 बंगलोज अकेले मुंबई में थे। लग्जूरियस कार्स में घूमता था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, नामी एक का था उस समय में। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मरते समय एक साधारण, यहाँ का एक पर्टिकुलर वर्ड है ना, चाड़ चाड़, उसे CHAWL चौल कहते हुए लोग समझते नहीं है, मोहल्ला। एक साधारण मोहल्ले में, एक साधारण किराए के घर में अत्यंत दरिद्रावस्था में उसका मरण हुआ। ऐसा क्या किया इसने? अपनी पूरी पूंजी इसने पूरी गैम्बलिंग में, जुए में तबाह कर दी। नए नए गेम्स है आजकल के, कैसीनो वगैरह, आप लोग नहीं जानते होंगे। इन गेम्स में ओवरनाइट आदमी 10-10 करोड़ बड़े आराम से गवा देता है, और पूरी पूंजी लगा देता है उसमें ताकि दुगना आ जाए, और एक झटके में ही कोलैप्स हो जाता है। सुलझने को भी अवसर नहीं मिलता,
दारुण दरिद्रता में अंतिम सांसें लेता हुआ निकल जाता है यहाँ से, और अपने बीवी बच्चों के नाम पर कुछ भी नहीं रखता। हमारे पुराणों में भी यदि हम शोध खोज कर देखें तो पांडवों का जीवन हम सब जानते हैं। थोड़े नहीं, 100 गांव मिल रहे थे उनको, 100 गांव, और आज नौबत ये थी 100 गांव दूर इन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया था। सब धीरे धीरे करके धीरे धीरे बढ़ते गए कि अंगूठी से चालू हुआ। आपको सब पूरा प्रसंग देखना चाहिए, इसलिए कुतूहल मात्र में भी ये जुए जैसी चीज नहीं करना चाहिए। कंपटीशन पर किसी भी प्रकार से हार जीत का फैसला नहीं करना चाहिए। मैं और एक प्रसंग आपको सुना देता हूँ। अष्टावक्र हुए, हमारे पुराण भी मानते हैं और वैदिक पुराण भी इसे मानते हैं। अष्टावक्र ऋषि हुए हैं, एक राजा जनक के काल के हुए हैं। काहोड़ नाम के इनके पिता हुए हैं, जिन्हें राजा जनक के कोर्ट के राज पंडित बंदी, मैं चाहता हूं ये सीरियल इनको दिखाया जाए, एक एपिसोड जबरदस्त है, मार्वेलस मार्वेलस। अब भूल नहीं पाएंगे इसको मरते दम तक। अष्टावक्र का 1 घंटे का एक एपिसोड है, सुंदर। आई नो उपनिषद गंगा के आधार से है ये हिंदू सिद्धांत के टच पर आधारित है। ये जानकर भी मैं आपको चाहता हूं आप इसे देखें, और कुछ नहीं, मैं थोड़ा बहुत इतिहास तो आपको बता ही रहा हूं। राजा जनक बहुत प्रसिद्ध है, हिंदू पुराणों में भी उन्हें सम्यक दृष्टि माना गया है। स्थित प्रज्ञ कहते हैं वे उसे, जो राजपाट संभालते हुए भी राजभोग और ऐश्वर्यों से कभी लिप्त नहीं हुए। गेही पे ग्रह में न रचे जो, ऐसी उनकी विरक्त हालत रही है। कादे में हेम अमल जैसे हालत रही है, और भरत जी घर में वैरागी जैसे विरक्त अलिप्त रहते थे। उस न्यायप्रिय राजा के दरबार में उनके 9 रत्नों में एक रत्न थे पंडित के रूप में, पुरोहित के रूप में, बंदी नाम था उनका। कोई कोई उनका नाम वरुण भी कहता है। खैर मैं बंदी से ही आगे बढ़ूंगा। बंदी शास्त्रार्थ में बड़े पारंगत थे। सुनते ही इनको समस्त वेद वेदांगों का अच्छा ज्ञान था। तार्किक गवेषणा में भी माहिर थे। काहोड़ ने इन्हें चैलेंज किया शास्त्रार्थ में, और बंदी का ये नियम था, यदि शास्त्रार्थ करते करते मेरे से यदि कोई हार जाए तो उसे जीवन भर पंडिताई छोड़कर उसे मेरी चाकरी करनी पड़ेगी। सबके सामने घुटनों पर आकर मेरे चरणों में उसे नाक कपाल रगड़ने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, फलस्वरूप बाद में वे उसे पानी में भी डुबोकर मार देते थे। काल बीतता गया और उन्हीं की पत्नी, आई थिंक सुजाता, काहोड़ की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, अष्टावक्र। अष्टावक्र जब 13 साल का हुआ तो उसे पता चला मेरे पिताजी के दर्दनाक मरण का कारण ये बंदी है, जो राजा जनक के मुकुट का मणि बना है, बैठा है आज। जबरदस्त एपिसोड है बच्चों। मेरा मन इतना मचलता है आपको सभी दुनिया का सब ज्ञान करा दो। अब टाइम बस यहाँ पर निकालिए, आपको अच्छे से अच्छी विद्या देने का मेरा भाव रहेगा। मुझे अभी इन बातों में ना इंटरेस्ट है ना मुझे उलझना है। आप कहेंगे मैं उस एपिसोड को देखने के लिए बैठ जाए 1 घंटे के, ऐसा नहीं होगा। आपने मुझे कितना आग्रह किया था एक चीज मिलेगी वंडरफुल में, देखो
मेरा मन मुझे छटपटाहट हुई बहुत। छटपटाहट मतलब मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। किसी से आपसे भी बात करता देखो दिखता होगा आपको, मुझे अंदर में बड़ी बेचैनी होती, बड़ी छटपटाहट होती है। जाते कभी कभी घंटों जाते, लेकिन बड़ी छटपटाहट और बेचैनी होती। मेरे पास इतना काम है, इतना काम है, मुझे फुर्सत इन कामों के लिए तो नहीं है सच कुछ, लेकिन वो जरूर आपको देखना चाहिए। 13 साल के बाद, 13 साल के जब अष्टावक्र हुए तो इनकी सभा में उन्होंने एंट्री की, राजा जनक के। उनको देखते ही सभी जन हंसने लग गए। 8 जगहों से वे टेढ़े थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र था। लेकिन धीर गंभीर उनका चेहरा देखकर, और राजा जनक वैसे ही न्यायप्रिय ज्ञानी थे, सबको हंसता हुआ देखकर भी वो समता भाव से तटस्थ बनकर देख रहे थे एकटक अष्टावक्र को, उनकी एंट्री को और उनकी गंभीरता को। आते ही पूछा अष्टावक्र, व्हाट डू यू वांट? अष्टावक्र ने कहा, आई वांट एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट माय डियर? आई एम हियर टू चैलेंज योर बंदी टुडे। चैलेंज बंदी फॉर शास्त्रार्थ, डिबेट, विवाद के लिए। जी, डोंट यू नो हु इज बंदी? बंदी ने अच्छा अच्छों को पछाड़ा है, और शायद बंदी की शर्तें तुम जानते नहीं हो। जानते हो कौन मैं बंदी की भी शर्तें? वो जीवन भर बंदी बनाता है और मौत के घाट उतार देता है। आप मुझे एक अवसर दे दीजिए। वेल, और शास्त्रार्थ उनको बहुत प्रिय विषय था, क्योंकि राजा जनक स्वयं अंगोपांगों के पाठी थे, शास्त्राभ्यासी थे, अच्छी पकड़ रखते थे, ऐसा वैदिक पुराण कहते हैं। डिबेट चालू हुआ शास्त्रार्थ, जो काफी दिनों तक चलता रहा, अहर्निश। और आखिर अंतिम दिन स्वयं बंदी ने सरेंडर करते हुए कहा, आई हैव लॉस्ट, आई एम लॉस्ट, विक्ट्री गोज टू अष्टावक्र। अष्टावक्र के तर्कों के सामने मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, मैं निरुत्तरित हो गया। अब बारी ये थी, अष्टावक्र की चाकरी वो करेगा और अष्टावक्र उसको डुबो के मार देगा। और वो जबरदस्त सीन आकर खड़ा होता है क्लाइमैक्स का। अष्टावक्र जीतता है तो सबके सामने वो कहते हैं, लेकिन मैं बंदी को मारूंगा नहीं, ना ही उसे गुलाम बनाऊंगा, तो उसे ऐसे ही छोड़ूंगा। तो वो सीन में वो बंदी बहुत तड़पने लगता है, परेशान होता है, बेचैन, कहते नहीं नहीं मुझे जिंदा मत रखो, अभी मुझे मार दो, क्योंकि अपमान को घूट मैं सबके सामने तो आंखों में आंखें मिला नहीं सकूंगा। जिसने इतना रुतबा झेला है जीवन में, अब उसको गर्दन नीचे करके नहीं, ये नहीं, नहीं, तुम्हें मैं अहिंसात्मक पद्धति से माफ करता हूं, तुम्हारी कोई सजा नहीं। तुम्हें याद है, आज से करीबन इतने साल पहले एक आदमी को तुमने डुबो के मारा था, अभी वो गिनती करने लग गया ऐसे तो कितने जनों को डुबो के मैंने मारा है। तुम्हें याद आ रहा है, काहोड़ नाम का एक व्यक्ति था, बहुत बुद्धि पर जोर देने पर उसे ख्याल में, हाँ काहोड़ नाम का एक व्यक्ति तो था तो उसमें उसे शास्त्रार्थ में तुमने परास्त करके अपना गुलाम बनाकर उसको डुबो के मार दिया था, याद आ रहा है? फिर हाँ, लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब? फिर मैं उसी का पुत्र हूं, अष्टावक्र, और मैं हिंसा का प्रत्युत्तर अहिंसा से करना जानता हूं। और मैं ये कहने आया हूं कोर्ट में, राजा जनक के कोर्ट में, कि शास्त्रार्थ का फल पीस होता है, वॉर नहीं, शांति होता है शास्त्रार्थ का फल, लड़ाई नहीं। यह शास्त्र का प्रयोजन किसी का शोषण, दमन करना, दबाकर खत्म करना नहीं। हमारे धर्म ग्रंथ हमें जीना सिखाते हैं, मरना और मारना नहीं, मिटाना नहीं। हमारे शास्त्र कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं।
और तुम इस अहम में धोखे में बने रहे, हमने किसी को हराया तो हम उसको मौत के घाट उतार देंगे। अरे शास्त्रों का फल ये नहीं होता बाबा। बहुत सुंदर डायलॉग है बच्चों, जो इतना मतलब इतना आकर्षित करने वाला वो डायलॉग है। और मुझे सबसे पहले ये क्लिप किसी ने दिखाई थी जब मैं खनियादाना में था, मुझे आज भी याद आता है। लगभग ये 10-12 साल पहले किसी ने मुझे लाके दिखाई थी। आई वॉज रियली वेरी इम्प्रेस्ड एंड ओवरवेल्म्ड। बाद में बहुत टाइम के बाद किसी बहाने मुझे पूरा 1 घंटे के एपिसोड देखने को मिल गया। जो डायलॉग्स उसमें वो बहुत जबरदस्त है। आज इस प्रसंग पर मैं फिर ये कहूंगा आप सबको, जुए का स्तर भी तो कुछ भी हो सकता है, कोई धन का लेन देन की ही बात नहीं है। उसमें पांडित्य प्रदर्शन के बल पर भी यदि कोई जीत और हार का फैसला करने लग जाए तो इससे बड़ा दुर्दैव कुछ नहीं है। मैं मरने और मारने और मिटाने की कीमत पर यह ग्रंथार्थ और शास्त्रार्थ नहीं हुआ करते। इसमें शुद्ध बुद्धि से विचारना ये पड़ता है। यदि तर्क सामने से आए वाला सबल है तो कितना भी छोटा बच्चा क्यों ना हो हम उसे मानेंगे। हमें ठोकर भी लगती हो सालों के हमारे दुराग्रह को लेकर, उस प्रेजुडिस का मरना घुट घुट कर नसीब है उसका। दुराग्रह का मरना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है युक्ति युक्तम वचनम प्रगृह्णयात् बालादपि विचक्षण। यदि छोटा बच्चा भी तर्क संगत कोई बात करेगा तो हम उसका आदर ही करेंगे। इलॉजिकल सोच बड़ों की भी नहीं मानेंगे, अनलॉजिकल सोच हम छोटों की भी मान लेंगे। हाँ, हार जीत का फैसला कहीं भी नहीं होना चाहिए। अच्छा है शायद इसी तर्ज पर आजकल स्कूल कॉलेजेस में रैंकिंग सिस्टम खत्म करके ग्रेडेशन दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भी देखा ईर्ष्या मत्सर से भरी ये दुनिया एक दूसरों को खत्म करने में लगी है, या तो स्वयं को मिटाने में, या तो स्टूडेंट्स एंड अप विथ सुसाइड्स। फेलियर को पचा नहीं पाते इसलिए आत्महत्या कर जाते हैं एक एक मार्क के पीछे, या तो पूरी कोशिश इसकी करते हैं कि सामने वाला कैसे पीछे रह जाए। एक बहुत स्वाभाविक मानवता की, मानव का मतलब मानव में बहुत कॉमन चीज है। विराज, आपको कोई पूछना है कोई चीज और आपको पता है वो एग्जाम में आने वाली है, और आपको आपकी टक्कर का एक कॉम्पिटिटर क्लास का पूछना है आपको वो डाउट, भैया मुझे बता दो मैं इसको कैसे होगा, तो आप कितनी टेढ़ी चालें चलते रहोगे। सीधा तो ये बताने से बहुत मुश्किल है, उसका टाइम भी आप बर्बाद करने की कोशिश करेंगे सब। आप उसको बताने इतना बड़ा जिगरा नहीं होगा आपका कि मैं इसको बता दूं, मैं इसको बताकर मेरे कंपटीशन को क्यों खड़ा करूं। और जब तक ये सब कमजोर है तब तक आपको उनका सहयोग करना कोई बड़ी बात नहीं थी। स्पेशली तब सहयोग करना जब सीधा आपको कंपटीशन मिलेगी, इसकी टक्कर मिलेगी, तब आपको उनको सहयोग करना केवल ज्ञान की प्रवृत्ति के लिए था, वो तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और मैंने ऐसा आनंद मेरे जीवन में भी कई दफे लिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन बच्चों जब मुझे बड़े मेहनत से मुक्ति को एक जगह बोलना था, तो मुक्ति दीदी ने कहा मैं भी तैयार करती हूँ मेरा स्पीच, पापा जी आप भी कुछ पॉइंट्स मेरे लिए कर दो तैयार। हमेशा उसका आग्रह रहा है मुक्ति दीदी का कि आप भी मुझे सजेस्ट करो कुछ, मैं भी मेरी कोशिश करती हूँ, आप भी मुझे गाइडलाइन दीजिए। एंड एज अ पेरेंट मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा मटेरियल उसके पास मिले, संग्रहणीय हो जाए। आज न बोल पाए तो उसके पास जीवन में यही भेंट अपनी मैं सोचता हूँ। मुझे याद आता है बड़ी मेहनत से मैंने एक स्पीच तैयार किया। अब आइन मौके पर रात में मुक्ति दीदी को बोलना था, तो शाम को आने वाली थी। आपने क्या लिखा दिखाने का, मेरे पास एक मंगलारती आया, हर्षिल नाम का बड़ा अच्छा बच्चा था, आया और बोला पंडित जी मुझे प्रिपेयर करना, मुझे पॉइंट्स नहीं। मैंने फटाक से लिया, दे दे उसको, ले। मुक्ति दीदी मेरे पास आई, वो बोली, मैंने कहा बेटा ये लीक हो गया, लेकिन ये ऑलरेडी आप तुम नया आजमाओ तुम्हारा।
मुझे इतनी खुशी हुई यार उस दिन, ऐसे मैंने खूब आनंद लिए। मैं भोजन करने को और दूसरों को भूखा है पूरा टिफिन दे दिया, और उस दिन जितना मेरा पेट भरा है उस दिन शायद ही और दिन मेरा इतना पेट भरा होगा, समझ रहे? क्योंकि हम अपने लिए भोजन करते तो 3 घंटे उसकी भूख शामक की उसकी क्षमता है। वे दिन याद नहीं रहते। वे दिन मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना भोजन छोड़कर दूसरों को भोजन कराया। यही तो कुछ प्रसंग होते हैं जीवन के। आपने, मैं ये नहीं कह रहा उससे कोई निर्वाण हो जाएगा, कोई बहुत पहला दूसरा स्वर्ग निश्चित हो जाएगा, बट वेट टाइम, हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं जीने की। क्या इसके बिना हम जी पाएंगे? एनीवे, जीत और हार का कहीं भी फैसले के दृष्टिकोण से आपको विद्वत्ता का भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ स्कूल की पढ़ाई में आपको बहुत रिलिशिंग वे में करना चाहिए। फर्स्ट सेकंड का बिल्कुल पछड़ा कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, फेल इसीलिए नहीं होना जरूरी है क्योंकि साल रखड़ता फिरेगा आपका तो आपके मम्मी पापा तो लेके जाएंगे यहाँ से फिर, तो आपको फेल तो नहीं होना है। वो भी मैं मेरे धर्म की रक्षा के लिए कह रहा हूँ। ये हुई जुए की बात बच्चों। आमिष की बात, बड़े बड़े आप मेरे पास, जैसे मैंने कहा था, मैंने आज थोड़ी देखने की फिर कोशिश की, उसको ढूंढ ढांड कर मैंने देखा। उसमें सर आइजैक न्यूटन, सीवी रमन, आइंस्टाइन, पाइथागोरस, आज के तारीख में आपके जो स्टार्स, अमिताभ बच्चन हो, आमिर खान हो, इवन स्टीव जॉब्स हो, आपके माइकल जैक्सन हो, ये बड़े बड़े जो विदेशियों के काफ़ी, अभी मुझे नाम इस समय में बहुत याद नहीं आ रहे, ये भी सब शाकाहारी माने गए। तो शाकाहार एक प्रकृति के अनुरूप आहार है और कोई जीव किसी जीव के लिए नहीं बना है। हमारे मजबूरी की मर्यादा केवल एक इंद्रिय तक नियत की गई है। हम ऐसा जीवन जी नहीं सकते कि औरों का मरण पर तुला हो। गांधी जी की भाषा में, जब गांधी जी का लड़का अंतिम स्टेज में था तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि ये बच तो सकता है लेकिन इसे ही इतना ऐसा मांस खिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने ये कहा था, मेरे बच्चे के लिए बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ लेकिन सब कुछ तो नहीं कर सकता मैं। आप तैयारी रखिए इसकी जो होने की, मैं ये काम नहीं कर सकता। गांधी जी को बरगलाने के लिए जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक बार गांधी जी को बुलाया गया, मुझे याद आता है बहुत अच्छे से, जब साबरमती आश्रम पर बहुत भारी कर्जा हो गया था। शायद सबको लग रहा था अब साबरमती आश्रम जी नहीं पाएगा, तो गांधी जी को ऑफर किया ऑफ फ्रंट से अंग्रेजों ने कि हम सब कर्जा इसका माफ कर देंगे, हम दे देंगे पैसा, आप टेबल पर रखा इतना सा मांस का टुकड़ा आपको खाना है। अपनी एथिक्स एंड मॉरल्स को कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। गांधी जी ने जब प्रतिज्ञा, विदेश में गए थे तो मांस न खाने की प्रतिज्ञा प्रधान थी, क्योंकि ये भ्रांति है कि विदेशों में मांस खाना जरूरी है सर्वाइवल के लिए। एनीवे, ये आमिष के प्रसंग में आपको समझना चाहिए। जुआ, आमिष, मदिरा एंड मदिरा। वैसे 4 की तो चर्चा वैसे कर चुके, मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ करंट सिनेरियो में आपको। बच्चों, अमिताभ बच्चन एक बार प्रसंग बना, आज वे बादशाह माने जाते फिल्म इंडस्ट्री के। आई थिंक ही इज नियर अबाउट 80 होंगे वे आज, 80, ही इज अबव 80। बिग बी के रूप में जिसे पहचाना जाता है और जिन्होंने हिला दिया है सबको, आज भी जिनकी बुलंदी ने उनकी यश की गाथाएं गाई जाती है। लगभग जयपुर में वे गए, आई थिंक इट वाज 1985, समथिंग लाइक दैट। जयपुर में गए, एक स्कूल में भी गए। स्कूल में एक 6th क्लास की लड़की जो 11 साल की थी, आई थिंक हर नाम वाज अंजलि। उसने पूछा सबके सामने अमिताभ बच्चन को कि यू पीपल डू ऑल सच एड्स ऑफ पेप्सी एटसेट्रा एटसेट्रा, अब पेप्सी की, कोक की एडवर्टाइज करते हो टीवी पर, ये पेप्सी में कितना घातक और खतरनाक होता है
आप क्यों करते हो ये सब? आप जानते हो उसमें क्या क्या है? क्या आप उसे अटेस्ट कर सकते हो कि पूर्णतया स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? तो बच्चन ने तब कहा था कि मैं ज्यादा नहीं जानता वो कैसे बनता है, कैसे बनता है, मैं तो ब्रांड एम्बेसडर हूं केवल उसका, उसको चलाता हूं उस ब्रांड को केवल। मीटिंग ऑफ हो गई। एक छोटी सी लड़की केवल 6th स्टैंडर्ड की, उसने ये एक प्रकार से अपोज किया उनका। ठीक 12-13 साल बाद, नहीं मैं 1985 थोड़ा जल्दी का बोल गया, 2005 में, ठीक 2005 में अचानक तांता लग गया एक हॉस्पिटल के सामने, मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा अमिताभ बच्चन को। लगभग डेथ स्टेज पर खड़ा था आकर। जब ऑपरेशंस वगैरह हुए उसके, तो ऑपरेशन के बाद ये पता चला उनकी लार्ज इंटेस्टाइन पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, उसको काट काट कर निकालना पड़ा पूरा। आंत होती है ना, बड़ी आंत डैमेज हो गई। डॉक्टर्स ये सोचने लग गए बड़ी आंत कैसे खराब हो गई, सड़ कैसे गई आखिर? ये तभी सड़ती है जब आदमी शराब पीता है। और उनको पूछा तो वो शराब वगैरह नहीं पीते थे उस समय, तो ऐसे कैसे हो गए? तो डॉक्टर्स ने तब कहा था ये पेप्सी के पीने के कारण ये सब हुआ है। तो अमिताभ बच्चन पर खूब प्रेशर बना पब्लिक का, और वो लड़की का याद आ गया उनको कि लड़की ने 12-13 साल बाद उनको चेक किया था एक जगह। समाज का कितना घाटा होता है, आप जैसे लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं और आपको पता नहीं है, आप पढ़े लिखे माने जाते हैं। दुनिया के हार बने 6वीं की लड़की बोलती है, दिस वाज सो सरप्राइजिंग। अमिताभ बच्चन ने उस दिन मीडिया के सामने आकर साफ रूप से ये कह दिया, इसके बाद मैं पेप्सी के एड्स नहीं करूंगा। मैंने राजीव दीक्षित को थोड़ा सुना है बच्चों, लगभग 20 साल पहले उनको सुना है अच्छे से। 10 साल पहले थोड़ा टाइम पास के मूड में थोड़ा बहुत सुना था। बहुत अच्छे से मैंने लगभग 20-22 साल पहले राजीव दीक्षित को सुना है। तो राजीव दीक्षित उनको मुंबई में मिलने गए थे। अमिताभ बच्चन को यह कहा उन्होंने कि आपके कारण समाज में इतना घाटा हो रहा है, अब बोलो मंच से, ये खतरनाक है, इतना आपको बोलना है, घाटा है। उन्होंने कहा ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि कंपनी ने मुझे 100 करोड़ का जो मेरा डीलिंग हुआ है, करार होता है ना, उसका करारनामा होता है, एडवर्टाइज का करारनामा मेरा 100 करोड़ का ही है। बट कंपनी ने मेरे से सिग्नेचर्स करके लिए है, यदि जिस दिन तुम एडवर्टाइज करना बंद करोगे हमारे लिए, उस दिन के बाद यदि तुम कोई हमारे कंपनी के बारे में विरुद्ध बोलोगे तो हम उसके बदले में 500 करोड़ का जुर्माना ठोक देंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। मैं इसीलिए कर नहीं सकता बोले, लेकिन इसके बाद मैंने यह तय किया है, मैं उनके डिफेमेशन तो कर नहीं सकूंगा खुले मंच से, खराब है, लेकिन उसके बाद उन्होंने एड्स करना बंद की। ये सब निष्कर्ष इतना ही कहने का है, जब पेप्सी और थम्स अप की ही यह हालत है, जो एड्स करते हुए पीते ही धोखे में मत रहना। तो मूर्खों को मूर्ख बनाने की ये सब कला है। कुछ मूर्ख ही लोग उनकी बातों में आते हैं, और रामदेव बाबा वगैरह ने तो उसे टॉयलेट क्लीनर कह कहकर उसकी मजाक उड़ाए है। टॉयलेट क्लीनर समझ में आते, क्योंकि एसिडिक होती है ना वो चीज, सब अल्कोहल तो है ही उसमें, मतलब इतना कार्बन डाइऑक्साइड से तो बना ही है, तभी तो डकरे आकर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये तो उसकी बात हुई, मैं तो अभी मदिरा की बात चल रही है यहाँ पर। तो जिसको इतना समझ में आता है वो मदिरा प्राशन आदि का क्यों कोशिश करेगा। हमारे प्रथमान युग में मांस के लिए पहले बता देता हूं, जुए में पांडव, आमिष में मुझे ख्याल में नहीं है, हमारे प्रथमान युग का एक पात्र किसी को याद होगा तो बता सकते हैं।
राजा के पुत्र को, राजपुत्र को इतनी आदत हो गई मांस खाने की, अष्टानिक में वो खाता पाया गया तो राजा ने उसको मृत्यु दंड दे दिया। और मांस सेवन की ऐसी लत लगती है बच्चों, आदमी गाड़े हुए आदमी को भी उखाड़ कर खा जाता है, उसको लत लगती है, एक प्रकार से लत। तो और मदिरे के रूप में प्रथमानियों की बहुत प्रसिद्ध कथा है, जिसके पीछे पूरी द्वारका नगरी दहन हो गई। उन सब के पीछे का कारण शराब था। यादवों ने शराब को पीकर गाली दे दी द्विपायन मुनि को। अरे उसको गुरु का कहा बहान रहेगा, शराब पीने वाले को। सद सत्वर विशेषाद्य दृच उपलब्धि उन्मत्तवत। और दारी की भी चर्चा कल कर चुके। दारी का मतलब क्या बताया था बच्चों? वेश्यागमन। दारी का क्या अर्थ बताया? वेश्यागमन। वेश्या का अर्थ प्रोस्टिट्यूट होता है। हमारे वर्तमान योग में चारुदत्त की कथा है, वेश्या के चंगुल में कैसे फंस गए बेचारे। इतने अच्छे थे, अपनी पत्नी की तरफ भी नहीं देखते थे, देवांगना समान सुंदर पत्नी की ओर भी न देखने वाले वेश्या के चंगुल में कुछ ऐसे फंस गए, पूरी प्रॉपर्टी दाव पर लगा दी घर की, और कुछ ऐसे रम गए वेश्या के यहाँ कि घर पर लौट के आना भी भूल गए। यहाँ तक कि उनको संदेशे भेजे गए, आपका बाप मर गया है, फिर भी उनको आने की होश नहीं रही। वेश्या आपको चूस कर आपको निकम्मा बना देती है, और जिस दिन आपके पास का पैसा खत्म होता है, उसमें बात आई है वर्तमान युग में, लैट्रिन पाखाने में उसको पटक दिया था, पैसा खत्म। हमारी दीवानगी पैसे से थी, इसलिए वेश्या सेवन के नहीं उलझना चाहिए। एक घटना मैं हर जगह करंट सिनेरियो में आज आपको घटित करके दिखा रहा हूँ, ये भी घटित करके दिखाता हूँ। कॉलेज लाइफ में कॉलेज होने के बाद हम लौटकर हमारे घर पर आ गए। हम एक स्कूल में पढ़े थे, स्कूल का नाम वो हम कहकर आपको कोई बहुत मतलब है भी नहीं, ना मुझे मतलब है आज ज़्यादा, लेकिन कहीं 2-3 साल हो गए थे मुझे यहाँ आकर, कॉलेज पढ़कर ही की बात होनी चाहिए। अचानक एक दिन 10-12 दोस्त गाड़ी भर के मेरे पास आ गए अचानक, और बोले जल्दी बैठो बाद में बात करेंगे, बैठो। काफ़ी क्लासमेट्स थे उसमें मेरे, और एक आध दो आगे पीछे की बैच का भी होगा। मैंने कहा यार बोलो तो क्या बात है, बैठो भाई बैठो। सब रास्ते में जाते समय मुझे पता चला वी आर गोइंग टू आवर एक्स स्कूल फेलो, एक्स स्कूलमेट हु, हम जा रहे हैं बोले विजोरी। मैंने कहा वहां पर क्या है, 8-10 किलोमीटर पर। तो बोले हम जा रहे हैं हरि काले के घर। हरि काले एकदम मेरे दिमाग में आ गया, वही पर्सनालिटी जो सबका आइकॉन बना था। हमारे स्कूल में लगभग उस समय में 800-1000 जन थे, हम सभी जन उसको भगवान मानते थे। तब तो हम, जितना मुझे याद आता है, तब 4th-5th में रहे होंगे, तो वो लगभग 10th में थे। वो थ्रूआउट हेड बॉय बने रहे, कैप्टन बने रहे, आई थिंक रेड हाउस वगैरह के, ब्लू हाउस के, जो भी हो, लेकिन ये हेड बॉय तो पूरे स्कूल के बने रहे। स्कूल में टॉप, स्पोर्ट्स में टॉप, बेस्ट एथलीट, बेस्ट रनर, बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट हाई जंपर, बेस्ट लॉन्ग जंपर, बेस्ट जैवलिन थ्रोअर, बेस्ट शॉट पुटर, सब कुछ कमांड उसकी, जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी और अच्छी कमांड स्कोर, और पढ़ाई में भी अव्वल, सभी बातों में प्रवीण, पारंगत।
अबे पूरे स्कूल का वो हीरो बना ही था, और सब टीचर्स में भी सब डरते भी थे, उसको खौफ भी था। रैगिंग फैगिंग कुछ नहीं होता था, ये सब सप्रेशन ऑपरेशन ये सब कुछ झमेला कुछ मुझे ख्याल में नहीं है, सवाल नहीं। सच्ची भक्ति वही होती है, स्थायी भक्ति वही होती है जो गुणों के बल पर हमें आदर सम्मान किसी का हो जाए। किसी के सप्रेशन ऑपरेशन दबाव के कारण कोई हमारी इज्जत करने लग जाए, वो तो बहुत 2-5 दिन का काम होता है, और वो रात गई बात गई, समय पाकर सब स्थितियां भी बदल जाती, फिर कोई पूछता भी नहीं उनको। फिर बोले हरि काले के पास जा रहे हैं हम। वैसे हरि काले के पास जाने का आज तक कोई प्रसंग नहीं बना उसके घर पर। मैंने सोचा, मैंने कहा अचानक उसके घर, मुझे अच्छा तो लगा, बहुत सालों के बाद आज मिलेंगे उसे, क्योंकि वे निकल गए थे स्कूल से, फिर मैं स्कूल से निकल गया, फिर कॉलेज के लिए कोई कहा कोई कहीं चला गया। जितने में 7-8 किलोमीटर हरि का घर आ गया, हम वहां पर रुक गए। गाड़ी से सब बाहर निकले, सब बैठे एक खटिया पर, सब हम घेर के बैठ गए। मैंने कहा यार ये कौन है? He's Hari. What? He's Hari? Oh my God! ये आदमी इतना बॉडी बिल्डर था, इसकी बॉडी, चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स सब देखते बनता था। इतनी छाती भरी वाला ये आदमी, इतनी गर्दन भरी वाला आदमी, हाथ इतने से हाथ, क्या हो गए? चक्कर आने लग गई। 1-2 जन बोले इसको संभालो, इसको पीछे ले जाओ। घूमने लग गए जोर जोर से, पसीना आने लग गया। बोले ये क्या दिखा? बोले हरि काले है, ये हरि काले। क्या प्रॉब्लम है? बोले बताते को। बोले ये जब स्कूल से पढ़कर कॉलेज के लिए जब सांगली चला गया इंजीनियरिंग करने के लिए, बेचारे को संगत अच्छी नहीं मिली। सांगली में जाकर इसको वेश्या सेवन की लत लग गई, and now he is suffering from HIV. He is in last stage. He is a patient of AIDS. Oh my God! Person of such a caliber. एक ऐसा लड़का जिसकी इतनी एफिशिएंसी हमने देखी है। वो दौड़ने लगता था तो दिल दहल जाता तो प्लेग्राउंड का भी पूरा, और आज भी याद आता, पूरे घेर के सब उसी को चेयर करते, मुझे याद आते हैं। हारी हारी हिलने की फुर्सत ना कुछ, खांसता जा रहा है, खांसता जा रहा है, खांसता जा रहा है, खांसता जा रहा है। अब जानते हो ना HIV होने पर क्या होता है? सुना है रोग बच्चों? सुना है सबने? HIV सुना है बच्चों? असॉल्ट ऑफ वायरस। कितने जन ने सुना है ये? एड्स, HIV पॉजिटिव, कितने जन ने सुना है ये? ओके, स्कूल में वैसे पढ़ाया जाता है ये सब? कितने, कौन सी क्लास में? 8th में ही पढ़ाया जाता है। ओके ओके। इतना सब पढ़ाने पे भी वो अपनी भावना पर रोक नहीं लगा पाया, तबाह हो गया। 1-2 महीने में खबर भी आ गई हमें, he is no more। माँ बाप किस मुंह से कहेंगे कि मेरा लड़का HIV से चला गया? इतने गरीब घर का, ऐसा पाला पोसा खड़ा किया। जुआ, आमिष, मदिरा, दारी। आज आखिर तक की थोड़ी सी चर्चा करूंगा बच्चों। 20 मिनट है, 20 मिनट्स आर इनफ फॉर मी। मानव जाति इस भूतल पर सर्वोत्तम, प्रमुख, दमदार, ताकतवर जाति मानी जाती है। वह इसीलिए नहीं कि हम किसी को दबा सके, दबोच सके, वो इसीलिए क्योंकि मानव में ही यह समझ है कि वो भी एक जीव है और जीने का अधिकार सबको है।
महात्मा गांधी जी को इसीलिए कहना पड़ा था, द मॉरल ऑफ द नेशन इज इवेल्युएटेड मेजर्ड बाय द एनिमल्स इन द कंट्री आर ट्रीटेड। यदि किसी देश का नक्शा, कच्चा चिट्ठा आपको देखना हो तो आप केवल इतना ही देखिए, वहां के पशुओं के साथ कैसा व्यवहार होता है। इससे आपको उनके देश का नक्शा ख्याल में आएगा, देश की नब्ज पकड़ में आ जाएगी। और भारत देश वैसे ही अहिंसा प्रधान माना गया है। और इस देश में भी अभी शिकार के कितने तौर तरीके होंगे। अब शिकार कहकर आपको उतना ही ख्याल में आता होगा, कोई जंगल में खड़ा है, बंदूक चला रहा है। जो मत्स्य उद्योग है, फिशरीज, व्हाट इज दैट थिंग? पक्षियों को पकड़ना, व्हाट इज दैट थिंग? यानी शिकार वगैरह ये तो आमतौर पर अभी गवर्नमेंट बहुत खुशी होती है, पहले जैसा टाइम रहा नहीं है। और लोग भी समझने लग गए यार। पेटा ऑर्गेनाइजेशन, एक पेटा, एक ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, काफी एनिमल वेलफेयर में काम करने लग गए आज। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा ये कैसे आज वर्क हो रहा है। एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था एक जन के टी शर्ट पर, आज भी भूल नहीं पा रहा हूं, इफ यू वांट टू शूट, शूट बट विथ कैमरास। इफ यू वांट टू शूट, शूट बट विथ कैमरास। कैमरास से भी शूट किया जा सकता है और बंदूक से भी शूट किया जा सकता है। आपको बहुत अच्छे लगते हैं वे, तो शूट करिए। जीने का अधिकार उनको भी है यार, क्यों भूल रहे हो? हम उस भारत देश के हैं जहां पर ऐसे ऐसी कहानियां पंचतंत्र में लिखाकर बच्चों को ये गले उतार दी गई बात। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है बच्चों। पंचतंत्र बेसिकली ये जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ। उसके राइटर एक जैन है, इसका पुख्ता आधार मेरे पास है, बहुत देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन मुझे साफ साफ याद आ रहा है जो मैंने पढ़ा है। उसमें कहानी है बच्चों, मैं कहानी सुनाता हूं आपको, छोड़िए इन बात को। दो कहानियां सुनाता हूं। अचानक जंगल से एक जन गुजर रहा था, आदमी गुजरते हुए शेर ने उसे देख लिया। फिर क्या था, शेर ने उसे दबोच लिया। क्यों जी? शेर यदि एक आदमी को खा जाए तो अखबार में बात छपेगी क्या? आपको क्या लग रहा है? समेत क्या लग रहा है आपको? क्यों नहीं छपेगी? पूरे भारत भर में हो जाएगी। और हजारों शेरों को काट मारे है आदमी, कोई खबर नहीं उसकी। मतलब आदमी कितना कीमती है तुम्हारी नजर में। एनीवे, आदमी को दबोच लिया शेर ने। आदमी ने कहा है ये नहीं चलेगा, पीछे पीछे। कोर्ट डिसीजन लेगा बोला। आदमी क्या बोला? कोर्ट डिसीजन लेगा, मैं कोर्ट में एफआईआर दर्ज कर। जज के पास पहुंच गए। पंचतंत्र की कहानी, पंचतंत्र की होगी, हितोपदेश की होगी, मुझे इतना याद नहीं है, कहीं की होगी। इन दोनों की भी नहीं होगी तो और कहीं की होगी। कोर्ट में गए, जज वहीं पर बैठे थे, अपने लिए बैठे, खाली बैठे हैं वे। तो उन्होंने कोर्ट में दोनों को बुलाया। आदमी शेर को पूछा, क्या बेटा क्या चाहते हो तुम? बेटा नहीं, सॉरी, क्या चाहते हो तुम? साहब बॉस क्या चाहते हो तुम? उनका साहब मैं चाहता हूं मैं बस इसको खा जाऊं। तुम क्या चाहते हो? नहीं साहब, इसको क्या अधिकार है मुझे खाने का, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, कह रहे हम गवाह के लिए 3 आदमी खड़े करते हैं, फिर जैसा डिसीजन पब्लिक देगी वैसा तय करेंगे। पहले पेड़ को बुलाया गया। पेड़ दादा आपको क्या कहना है? इस केस की सुनवाई आप कराइए। पेड़ ने कहा देखो, आदमी को तो हम बहुत नजदीक से जानते हैं, इस आदमी को
हमने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इतनी सेवा की है इसको फल भी दिए, पत्ते भी दिए प्रसंग आने पर, लेकिन इसने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। इसने हमको कभी पानी नहीं दिया, खाद भी नहीं दिया, जंगल का पेड़। हम हमारे दम पर खड़े हो गए। जब इसको चाहिए था छाया भी दे दी, फल भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब इस पर बाज नहीं आया ये। तो रोजाना आकर मैंने टुकड़े टुकड़े करके ईंधन के रूप में लकड़ी भी जला रहा है, ये मेरे ऊपर उतर आया है। मैंने इसका क्या बुरा किया है और मैं इसका कौन सा खा रहा हूं? मैंने मेहनत से जड़े अपनी नीचे गाड़ गाड़ कर अपनी भोजन सामग्री इकट्ठा करता हूँ, ये मुझे हर प्रकार से बेहाल करना चाहता है। यह आदमी अच्छी नस्ल का नहीं है साहब, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। गाय जा रही थी, गाय को बुलाया, गाय ने कहा साहब हमने इसको क्या क्या दिया है, कामधेनु कहता है ये मेरे हर एक। अभी लोग तो गोमूत्र का भी प्रयोग करते हैं, गोबर का भी प्रयोग करते हैं, तो सब करते हैं, दूध भी दिया मैंने, सब दिया, और आखिर जाकर इसने मुझे कत्तल खाने में भर्ती करा है। वो तो मैं छूट कर आ गई चंगुल से, किसी जैनी भाई ने पैसा देकर मुझे छुड़ा दिया तो मैं बच गई। ये तो वह ऐसे मानव पर मुझे कोई विश्वास नहीं है ज़्यादा। मछली को बुलाए तो मछली बोली मैं पानी से कभी बाहर निकली है क्या, मैं तुम्हारी जमीन पर कभी आई क्या, मैंने तुमसे कुछ मांगा क्या? यह हमारे एरिया में घुस घुस के रोजाना जाल बिछा बिछा कर हमारे कुल के कुल नाश कर रहा है, जबरन हमारे घर में घुस घुस के। यह आदमी की नीयत कुछ अच्छी नहीं है, कह रहे हम इसके पक्ष में नहीं बोल सकते। और अंत में डिसीजन दिया उन्होंने कि आदमी खराब है चीज, उसको खाने का पूरा अधिकार है उसको। उससे पहले मैं और एक बात बता दूं बच्चों को, एक कहानी आपने जरूर सुनी होगी, उस जमाने की होगी 200-300 साल 300-400 साल पहले की, जब दास प्रथा चलती थी। ईस्टर्न रोम की यह कहानी है। ग्रीक कंट्रीज में रोम भी एक आता था। यूनान के एक पार्ट में जब दास प्रथा चलती थी तो वहां से राजा के चंगुल से एंड्रोक्लस नाम का एक यूनानी चंगुल से अपनी जान बचाकर भाग गया जंगल में। भागते हाफते वो एक जगह रुक गया, थोड़ा आगे दौड़ने वाला था तो उसने देखा पेड़ के नीचे एक शेर है और उसके पंजे में कांटा फंसा। ये कहानी जरूर सुनी होगी बच्चों आप लोगों ने। अब उसको लगा वैसे भी मरना है ऐसे भी मरना, कोई अच्छा काम करके क्यों नहीं मरना। जब हमारे ग्रंथ में ना कहा था धीरता से भी मरना है अधीरता से भी मरना है, तो धैर्य से क्यों नहीं मरे, फिर अच्छा काम करके क्यों नहीं मरे? उसने कहा डेयरिंग करने। सबको देख लेना चाहिए चित्रकार ने बहुत अच्छे से पेंट किए है उसको। उनने कांटा निकाल दिया शेर का, चलता बना आगे। जब काल पाकर फिर से वो आदमी एंड्रोक्लस को पकड़ा गया, उसको पिंजड़े में डाल दिया गया और उसको शेर के द्वारा भक्षण कराने के लिए भाग्य से उसी शेर को पकड़कर उसको डाल दिया केज में। तो उसको सूंघ कर उसने अटैक नहीं किया उस पर, उसके चरणों में लौटता रहा। मतलब पशु के साथ किया गया सदव्यवहार पशु नहीं भूलता। और दूसरी तरफ हम हैं बच्चों, हमारे फिल्म एक्टर्स जिनको हम गले का हार मान रहे हैं। आप जानते हो ना, सलमान खान का नाम सुना है? कितने जन ने सुना है? 98 में इन पर बहुत खतरनाक चार्जेस चढ़ गए। फिल्म की शूटिंग के दरमियान जोधपुर के पार्ट में वहां के जंगल खेतों में ब्लैक बक्स काले हिरण के शिकार के रूप में ये बुरी तरह फंस गए। और बच्चों इनको 5 साल की जेल सुनाई गई है। इतना ही नहीं, ये एक ही नहीं थे, और भी इनके साथ 4-5 जन थे, सब स्टार्स थे। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, मेरा मुंह बिगाड़ना नहीं चाहता, जितना मेरा बड़ी मजबूरी से जिब भारी हो रही है मेरे से। लेकिन आपके हीरो बने हैं दिल के, तो इनकी मैं बताना थोड़ी सी पोल खोल रहा हूं।
तो अभी गवर्नमेंट ने बच्चों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक लॉन्च किया है, जिसके तहत यदि कोई वाइल्ड लाइफ की शिकार करता है, इनकी किसी की भी, तो उसे कम से कम 25,000 जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। मैंने कहीं यहाँ तक सुना है पक्षी भी एक वेरियस प्रकार के हैं, यदि पक्षी को भी पकड़ कर रख दे अंदर तो उसको 5 मोर जो भी है 5 लाख तक का जुर्माना है और 5 साल तक की जेल हो सकती है उसको। 1973 में और एक एक्ट आ गया इन फेवर ऑफ प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, प्रोहिबिटिंग हंटिंग, और वो 73 का एक्ट केवल इसीलिए था फिल्मों में एजुकेशन के पर्पस से यदि किसी पशु का प्रयोग करना ही पड़े, आपको ऊपर से नीचे तक पहले सब परमिशंस ग्रांट होना बहुत जरूरी है। फिल्म में दिखाना है हाथी आपको जिंदा, तो साधारण बात नहीं रही अभी, वो इतनी टेढ़ी खीर हो गई है अभी, और उनसे कुछ कराना तो बहुत दूर, सर्कस फर्कस सब निपटा दिया अभी। और इसके नाम पर पशुओं के साथ उनके भूखा रखा जाता है, उनको कितनी पीड़ा यातनाएं दी जाती है, सब खत्म कर दे। इवन जो सेंट्रल जू अथॉरिटीज है, जूज होते जानते हैं आप, जू क्या कहते हैं उसको, प्राणी संग्रहालय। प्राणी संग्रहालय कितने जन ने देखा है बच्चों? अभी सर्कस को तो हटाया ठीक है, लेकिन पूरा ही हटा देंगे तो आदमी देखेगा कहाँ पर उसको। हर एक जन सफारी के लिए थोड़ी जाएगा जंगल में, वहां पर भी सरल नहीं घुसना। तो जूस कुछ बनते हैं, नासिक में है क्या ये? हाँ, नहीं वो नासिक की बात कर रहा हूँ, वैसे पूना वगैरह में तो है ये, अभी सब बड़े बड़े सिटीज में होने चाहिए। वहां का भी एक रूल है बच्चों, पर्टिकुलर एरिया उनके लिए। आपने देखा होगा, शेर देखा होगा जू में, टाइगर देखा होगा, उनको इतने से पिंजड़े में भी रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने देखा है बहुत बड़ी एरिया भाई साहब, पूना जैसी एरिया में इतना एकड़ घेर के एक राजा, अभी तो ये राजा लगता है, एक शेर, उसको इतनी जगह बीचों बीच, क्योंकि कहते हैं उनकी फ्रीडम पर आज नहीं आना चाहिए, उनको लगना चाहिए हम जंगल में हैं। तो प्लेस भी उनका तय हुआ है, कितना प्लेस रखना, कितना खाना, यदि थोड़ा भी कुछ हो जाए ना उनको वहां पर, तो सभी जन लटक जाते हैं, सबको बुलाया जाता है। प्राणी को कैसे हुआ, छानबीन चालू हो जाती है। इवन एक्वेटिक वर्ल्ड में भी, एक्वेटिक जितनी भी स्पेसीज है उसमें डॉल्फिन है, जानते हैं आप लोग? स्ट्रिक्टली मना है, यदि कोई पाया गया भाई साहब, अनबेलेबल, क्या कहा? अनबिलीवेबल नहीं, उसको जमानत नहीं है, जमानत भी नहीं है। आप रैगिंग की बात करते हो। 4-5 दिन पहले मुझे बोल रहा था, रैगिंग जानते? रैगिंग, यदि जूनियर, यदि 9th वाला कोई बच्चा जूनियर वाले से दादागिरी से कहे जाओ मेरे पानी भर के लाओ, पैर दबाओ, और वो केवल रिपोर्ट दर्ज करे, आपको बेल भी नहीं है, समझ में आता, जमानत भी नहीं है। और मैंने इसका एक एक्सपीरियंस बहुत नजदीक से लिया है, तो उसमें बहुत बड़ी बात हो गई थी। एक बच्चे ने एक्चुअली फोन किया, हमने गुरुकुल, जय हिंद दिगंबर गुरुकुल, मुमुक्षुओं के गुरुकुल की बात कर रहा हूँ मैं, उनके स्कॉडा कर खड़ा हो गया वहां पर, लेने के देने पड़ गए, मुश्किल पड़ गए, वो सब जो भी कुछ हुआ था। एनीवे, आप रैगिंग की बात करते हो, अरे पशुओं को भी आप हैरेसमेंट करेंगे तो अभी एक नया एक्ट निकला है 2014 में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। उसके जरिए कॉस्मेटिक्स बनाते समय आप पशुओं पर उसका टेस्टिंग भी नहीं कर सकते, यहां तक कि जो विदेश से टेस्ट करके आए उनको इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। इतने कड़काई के कानून लागू हो रहे हैं और होते रहेंगे।
धीरे धीरे आंखें खुलती रहेगी, लोग समझते रहेंगे। और इन्हीं शिकार के पीछे बीच में बच्चों, मेरे पास ये भी आर्टिकल है, पढ़ना चाहिए। मैंने 10-1 साल पहले इसका काफ़ी 3-4 घंटे इस पर भी मैंने बोला है। एक्चुअली बीच में पार्लियामेंट में बात तय कर दी गई, इसके बाद दिगंबर मुनि पिछुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। पार्लियामेंट ने तय कर दी और वो दिन दूर नहीं जिस दिन फिर से हमें ये अनुभव करना पड़ेगा। लिख लेना मेरे बच्चा, लिख लेना, लिख लेना। अरे चुल्लू यही है। अब उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है पीछे जो आजकल बनाई जाती है, आपने देखी कितनी झुमकेदार पीछे आ रही थी, और जिसको पीछे परिवर्तन करना है आज, अरे पीछे को कुछ हुआ भी नहीं तुम्हारे, अच्छी खासी पीछे है। जैसे बर्थडे मनाते वैसे पीछे कभी नया बर्थडे, नया नया नया, पीछे परिवर्तन के बहाने लाखों करोड़ों ले लेते हैं। और हो ये रहा है, अभी हो रहा है धंधा। मैंने कहा ना, वैसे पीछे जो बनती है वो प्राकृतिक रूप से अपने आप झड़े हुए पंख से बनती है, लेकिन आजकल जो पीछे बनती है वो ऐसे नहीं बनती है, उसको खींचा जाता है बाहर और इस विधि से पीड़ा दी जाती है। इसलिए ये तय हो गया। मेरे पास शायद 2006 का आर्टिकल है जहां से मैं इतना सब बोल रहा हूँ, और वो विशेषांक पीछे कमंडल विशेषांक ही है शायद। तो ये तय हुआ कि पीछे का प्रयोग नहीं करेंगे आगे। फिर पार्लियामेंट में खूब जोर लगाया बड़े बड़े लोगों ने। जहाँ तक मैंने सुना है विद्यानंदी मुनि हुए, विद्यानंदी आचार्य कुंद भारती के दिल्ली के जो अभी है, उनका थोड़ा होल्ड था, कांग्रेस का रूल था, तब कांग्रेस पर उनकी पकड़ थी, तो उन्होंने कुछ कहे कर बात बना दी थी, और फिर वो बात आ गई थी, ठीक है पीछे का प्रयोग कर सकेंगे, उसमें भी कुछ लिमिटेशन। फिर जैनियों ने मीटिंग्स के आपस में कि 3 साल के पहले तो कम से कम कोई पीछे मत बदलो, ऐसा साल दर साल क्या मतलब इतना करने का, पीछे इतनी झुटकेदार मत बनाओ, 10-12 पंख बस होते हैं, तुम तो 100-200-300 पंख जोड़ देते हो, क्या मतलब है? जितनी बड़ी पीछी उतना बड़ा तुम्हारा ओहदा माना जाता है। बड़ी पीछी मतलब बड़े साल का दीक्षितार, ये कोई बात थोड़ी हुई। मतलब ये सब बच्चे शिकार के दायरे में जाता। और खूब सोच लेना, शिकार के दायरे में जैसे कॉक फाइट वगैरह होती है, जानते हैं आप लोग, ये सब शिकार के दायरे में आएगा। बुल फाइट होती है, जल्लीकट्टू, किसी जल्लीकट्टू जानते हो आप? नहीं जानते ये सब? अरे यार ये सब जानना चाहिए यार आपको। जल्लीकट्टू ये कर्नाटक आई थिंक, वहाँ पर उनका एक साल में एक रिलीजियस फेस्टिवल होता है, मैं ज़्यादा जानता नहीं, उसका नाम ही जल्लीकट्टू है। उस दिन वे पशुओं को खूब भगाते, उकसाते, रेस लगती है, और उसमें बहुत खतरनाक है, सब लाइफ टेकिंग है, जानलेवा सब कंपटीशन से ये। इसमें ये है उस भैंस को दौड़ाया जाता है, उसके भैंस को मतलब बुल्स को, उसमें उनके सिंग में, सिंग ऐसे रहते, उसके सिंग में वो पैसे का झोला लटकाया जाता है एक। अब ये कहा जाता है और उसको चार्ज किया जाता है, मतलब एकदम जैसे एकदम पागल हो गए वो ऐसा दौड़ता रहता है, या वाह मतलब आदमी को फाड़ के खा जाएगा ऐसा। और ये कहा जाता है जो लेगा इसका 10 लाख रुपए, इसमें जो जीतेगा उसका वो पैसा, ऐसा उनके यहाँ हर साल होता है। तो और उसमें 25-25, 30-30 लोग झूम जाते, कई जन मर जाते उसमें, और कई जन जीत भी जाते उसमें, पैसे भी ले लेते। तो अभी 3-4 साल पहले उस पर बहुत प्रेशर लाया पेटा ने कि ये सब बंद करो, ये सब झमेला उकसाने का, सब पशुओं को बंद करो, बंद भी कर दिया गया। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना फिर से 2-3 सरकार बदली, जो भी बदला फिर से वो चालू हो गए, मुद्दा बन जाता है। और उनका कहना है वो रिलीजियस फेस्टिवल है, हमारा कल्चर को हमें रिटेन करना है के नाम पर चलता रहता है। खैर मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ बाहर क्या क्या चल रहा है, आप देखिए आपके आसपास जो चल रहा है, शिकार के नाम पर ये सब जितना भी होता है, ये सब शिकार। शिकार मतलब ऐसे नहीं कि कोई बांध लेकर ही हम खड़े हैं।
और हिंदू ग्रंथों में तो क्षत्रियों का तो काम दिखाया जाता है, शिकार वगैरह। हमारे जैन दर्शन में शिकार फिकार कुछ नहीं होता बच्चा। और क्षत्रिय क्षात्र शब्द से बना है। क्षात्र का अर्थ रक्षण करना होता है। क्षत्रिय इसलिए वे क्षत्रिय है क्योंकि वे संरक्षण देते हैं। हमारे आदिनाथ ने भी खूब लोहा लिया है, आदिनाथ को भी खूब भुगतना पड़ा है। 6 महीने तक, 7 महीने 9 दिन तक उनको आहार नहीं मिला, भटकते रहे। वो ऐसे ही नहीं मूसी का खोलना भूल गए थे वे 7 घंटे 9 मिनट तक, उसका भी उनको भोगना पड़ा है। तो वे भी जीव है, जीने का अधिकार सबको है। तो इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। और कमरे में भी ऐसे फोटोज वोटोज नहीं होना चाहिए। हंटिंग हॉबी नहीं है। देखो, मांस सेवन एक अलग सा व्यसन लिया है, शिकार अलग सा व्यसन लिया। आप थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को। मांस सेवन एक अलग चीज है, लेकिन शिकार ऐसी चीज है, चस्का खाना नहीं है उसको, एडवेंचर के नाम पर इसको ठो ठो और कुछ इस नाम पर। यह घातक है मनुष्य प्रजाति के लिए, इसको खत्म करना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं, घातक है, खतरनाक है के रूप में उनको खत्म करने पर तुले है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं शेर कितना घातक है, तो कहते शेर, और शेर हम खत्म नहीं करेंगे तो 10 आदमी को खत्म कर सकता है। तो आचार्य देव कहते हैं फिर तो तुम्हें ही खत्म करना जरूरी है, क्योंकि तुम जिंदा रहोगे तो तुम 10-10 शेर निपटा सकते हो। तुम शेर को क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि शेर जिंदा रहेगा तो ये आदमी खा जाएगा। फिर हम तो तुम्हें देख रहे मारते हुए, तो हमें लग रहा है तुम्हें खत्म करना चाहिए। तुम जिंदा रहोगे तो ये संकट में आ जाएंगे। अरे यार, ये जंगल से कभी तुम्हारे एरिया में आते हैं क्या? तुम जंगल में घुस के जा रहे हो जब तुम्हें मना किया है। समझ में आ रहा है? इतना तो विवेक रखते हैं कि नहीं? वे स्वयं नगर में आने से हड़बड़ा जाते, डर जाते हैं। वे आते हैं यहाँ पर, कभी आते हैं तो भूल चूक से ही। उसके लिए भी आपको बताया गया है, आप जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहां पर फोन करो, वहां पर बताओ, तो वे पकड़ेंगे अपने अपने तरीके से। आपको कुछ नहीं करना है उनके, और आप पर अटैक करें उसके बदले में कुछ करना पड़े वो बात अलग है, और डिफेंस के लिए कुछ करना पड़े बात अलग है। ठीक है, अपना समय हो गया है। 2 व्यसन तो फिर बने रहे, और एक भाव व्यसन, शिकार का भाव व्यसन तो फिर भी बना रहा। चर्चा कल अंतिम सेशन का। ओम निज निधि निज में बताए।